जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज जो हम लोग क्लास 10 का जो है हम लोग एसएसटी का हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले और कंप्लीट बुक से है ना। और आप लोग का हाफ ईयरली एग्जाम है, प्लस आप लोग का बोर्ड एग्जाम आने वाला है। तो ये क्वेश्चन जो हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया है, जो कि बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप लोग का हाफ ईयरली एग्जाम और प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि आप लोग जो है इस वीडियो का फायदा उठा पाए। तो चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं सारे क्वेश्चन को, ताकि एग्जाम में आप अपनी लैंग्वेज में लिख पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। देखिए सवाल में जवाब छुपा हुआ है, निरंकुश, जिस पर किसी का कोई अंकुश ना होता हो उसे ही निरंकुश कहते हैं। तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे, निरंकुशवाद का अर्थ एक ऐसा शासन व्यवस्था से है जिसमें शासक पर कोई अंकुश नहीं होता और वह अपनी मनमानी करता है। ये एक तानाशाह जैसा शासन होता है। तानाशाह मतलब होता है डिक्टेटरशिप। वो अगला किसी का बात नहीं मानता, वो सिर्फ अपना बात पे चलता है ना, उसे ही कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप लोग, जब हमारा औपनिवेशिक शासन था, देश हमारा गुलाम था ब्रिटेन के, उस समय के दौरान जो यहाँ पे बताया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए कहाँ जाना पड़ता था, फिजी जाना पड़ता था, गायन जाना पड़ता था। गायन है ना, ठीक है, ये जगह का नाम है। वेस्ट इंडीज जैसे दूसरे देशों में ले जाया जाता था। ये सारे नाम काफी इंपोर्टेंट, आपको याद कर लेना, ठीक है। इन सभी जगह पे ले जाया जाता था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। देखिए ये सारे लोगों को काम करने के लिए ले जाया जाता था और उन्हें ही गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। देखिएगा इसका समझिएगा कैसे नाम पड़ा उसका। इन्हें एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था, कोई एक एग्रीमेंट करवाया जाता था, उसमें बोला जाता था कि आपको ये सारे फैसिलिटी दिया जाएगा, है ना। और बाद में क्या किया जाता है, इसी एग्रीमेंट को यह मजदूर गिरमिट कहने लगे। जो एग्रीमेंट करवाया जाता था उसे लोग क्या करने लगे, गिरमिट कहने लगे। और जिसके कारण क्या हुआ, आगे चलकर जो है इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। तो गिरमिट से गिरमिटिया मजदूर बना, आप लोग समझ गए, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जोबर कौन होते थे। तो जो जॉब देते थे उसे जॉबर कहा जाता था। जॉबर कोई पुराना और विश्वसनीय कर्मचारी होता है। वह अपने गांव से लोगों को लाता है और उन्हें शहर में बसने के लिए सहायता करता था। सहायता मतलब अब शहर में आएगा कोई भी तो उसको जॉब चाहिए तो जॉब देता था ये, है ना। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, आयात और निर्यात शुल्क क्या होता है। तो इसको आप लोग समझिएगा। देखिए जैसे कि मान के चलिए ये कंट्री है और एक ये कंट्री है। अब क्या हो रहा है, जैसे कि इस कंट्री से जो इस कंट्री में कोई वस्तु को पहुंचाया जाएगा, तो वस्तु का निर्यात किया गया। वस्तु का क्या किया गया, निर्यात किया गया, ठीक है। हम बस एन लिख दे न लिख दे रहे, आप लोग समझ जाइएगा। और इस कंट्री से इस कंट्री में वस्तु को लाया गया, तो वस्तु का क्या हुआ, वस्तु आया, तो मतलब आयात हुआ। तो यहाँ पे जब बाहर से वस्तु आते हैं आपके देश में, तो आपको वहां पे एक टैक्स देना पड़ता है, जिसे क्या कहा जाता है, आयात शुल्क कहा जाता है। ऐसे निर्यात शुल्क बोलेंगे आप लोग कि हम अपने देश से अगर किसी देश में वस्तु को भेजते हैं, यानी कि निर्यात करते हैं, तो हमें वहां पे एक टैक्स पे करना पड़ता है, जिसे हम लोग निर्यात शुल्क कहते हैं। इसके बाद 5 क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जालियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, है ना। ये एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं और हाफ ईयरली में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, तो इसको समझिएगा अच्छे से, है ना। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और उस दिन जो है अमृतसर में बहुत सारे लोग जो है बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जो है जालियांवाला बाग में आए थे। बैसाखी मेला था, वहां पे जो है सब लोग जो है मिलने के लिए जो है, कोई मेला होता है तो लोग आते हैं ना, इकट्ठा होते हैं, तो वहां पे जो है ये लोग आए थे। बट लोगों को यहाँ पे पता नहीं था कि मार्शल लॉ लागू है यहाँ पे। देखिएगा क्या बताया जाएगा, यह मैदान चारों ओर से बंद था, चारों ओर से पैक था, कहीं जगह नहीं था आने जाने का। शहर से दूर होने के कारण वहां जो जुटे हुए लोग थे, उन्हें पता नहीं था कि इस इलाके में क्या लागू है, मार्शल लॉ लागू है, ठीक है। मार्शल लॉ लागू है, उसे पता नहीं था किसी को भी। और क्या करते हैं यहाँ पे, जो डायर होते हैं, जनरल डायर होते हैं, वो हथियारबंद सैनिक के साथ वहां पहुंचकर, ठीक है, वहां पे वो पहुंच जाते हैं जनरल डायर। और क्या होता है उसमें, उसने मैदान से बाहर निकलने वाला रास्ता बंद कर दिया, क्योंकि रास्ता एक ही था वहां पे, और उस रास्ते को उसने बंद कर दिया जनरल डायर ने। और फिर वहां स्थित सभी निहत्थे लोग पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। ब्रिटिश सरकार ने
भारतीय को डराने के लिए ऐसा काम किया था। और पर इस घटना के बाद लोगों ने सरकारी इमारतें पर हमला बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज आप लोग लिख दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कहा जा रहा है, G77 से आप क्या समझते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका उत्तर आप लोग देख लीजिए क्या है। G77 विश्व के विकासशील, कितने विकासशील, 77 विकासशील देशों का एक समूह है जो अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने के लिए संगठित हुआ है। इनका उद्देश्य क्या होता है, अपने संसाधनों पर नियंत्रण रखना जिससे उन्हें आर्थिक विकास में सहायता मिल सके, है ना, और कच्चे माल का सही दाम मिले तथा अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए अच्छा पहुंच मिले। संयुक्त राष्ट्र में यह विकासशील देशों के हितों की बात करने वाला एक बड़ा सा क्या था, गुट है ना। ठीक है, ग्रुप है। अब ग्रुप बोलिए या ग्रुप बोलिए की बात है। अब आगे देखिए यहाँ पे G77 को ब्रिटेन वुड्स की संतान की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है, क्योंकि पश्चिम के विकसित राष्ट्रों ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत और अस्थायित्व प्रदान करने के लिए जो है ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था का निर्माण किया था, और इस व्यवस्था का संचालन और एकाधिकार अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस जैसे बड़ी शक्ति के हाथों में थे। इससे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था, और अतः इस व्यवस्था की प्रतिक्रिया स्वरूप इन 77 विकासशील देशों ने G77 का गठन किया, क्योंकि इससे कोई फायदा हो नहीं रहा था। जैसे कि भारत क्या है, विकासशील देश है, तो इसमें भारत को कोई फायदा ही नहीं, जो बड़े बड़े पावर वाले देश थे उन्हीं को फायदा होता था। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जवाब लोग कैसे देंगे समझिएगा। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया। वह भारत में अपने माल का निर्यात न कर सका, जिसके कारण भारत के औद्योगिक को पनपने का सुअवसर प्राप्त हो गया, और इंग्लैंड के सभी कारखाने निर्यात की विभिन्न चीजों बनाने की बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गई। इसलिए भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया था। समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे। देखिए प्रथम विश्व चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ब्रिटेन होते हैं वो उलझ जाते हैं इसी में, इस लड़ाई में ही। और यहाँ पे जो है ब्रिटेन अब चूंकि सभी देशों को माल निर्यात नहीं कर पा रहा था, है ना, क्योंकि वो बिजी हो गया था लड़ाई में। और यहाँ पे क्या होता है, जो भारत उद्योग होता है उसको काफी ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि ब्रिटेन बिजी है, तो अब प्रोवाइड कौन करेगा, भारत करेगा। ठीक है, और जो इंग्लैंड होता है वो क्या करता है, वो सैनिक सामग्री बनाने में बिजी हो जाता है, और बाद बाकी जो सामान होता है वो भारत जो है लोगों को प्रोवाइड करने लगता है ना। तो आप देखते हैं यहाँ पे रातों रात जो है भारत का बाजार बिल्कुल चमक जाता है, नहीं तो वो तो कब्जा करके रखा था भारत पे। अब आगे क्या होता है, तो यहाँ पे युद्ध कर लीजिएगा। युद्ध लंबा चला तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन और बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे, और नए कारखाने लगाए गए, बहुत सारे नई फैक्ट्री खुली, और पुराने कारखाने कई पारियों में चलने लगी। बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रख लिया गया। इसलिए पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। ठीक है, आप लोग ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, 8 नंबर, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मुद्रण का आविष्कार किसने किया, कौन सी पहली पुस्तक प्रकाशित की गई, सबसे पहला किताब कौन सा आया था, और प्रारंभ में प्रकाशित करने का कैसा तरीका था, तो जो पुस्तक होता है वो कैसे छापा जाता था, एक घंटे में कितने पेज छाप सकता था। इसे मूवेबल जो है टाइप प्रिंटिंग प्रेस कहा जाता है, ये क्योंकि ये 26 वर्णमाला को जो है वो उसमें था, वो इधर उधर मूव करके जो है लिखा जाता था। फिर से इसे छापने वाले व्यक्ति कौन थे, वो कहाँ के थे, जर्मन के थे। नाम क्या था, जोहान्स गुटेनबर्ग था, है ना। और उसने सबसे पहला किताब कौन सा लिखा था, बाइबल लिखा। तो ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को एग्जाम में लिखने हैं। ठीक है, मार्टिन लूथर कैसे मुद्रण के पक्ष में था और उसने इसकी खुलेआम प्रशंसा की, क्यों।
देखिए इसका सवाल का जवाब देखिएगा। जो धर्म सुधारक थे मार्टिन लूथर, ये धर्म सुधारक थे। इन्होंने रोम कैथोलिक इन्होंने रोम कैथोलिक चर्च की कुरीतियां की आलोचना की। वहां पे एक चर्च था, है ना, और चर्च में जो भी बहुत सारी कुरीतियां थी, जो कि जैसे कि मान कीजिए अंधविश्वास नहीं होता है, तो उन सभी चीजों का ये आलोचना करते हैं। और मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की जो आलोचना की थी, वह प्रिंट के जरिए ही जनमानस के एक बड़े हिस्से तक पहुंच पाई, है ना, मतलब प्रिंट प्रेस के जरिए तो वो क्या किया, सारे लोगों तक ये बात पहुंचाया कि नहीं नहीं ये चीज गलत है, इसको आप लोग को नहीं मानना है। इसलिए मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था और उसने इसकी खुलेआम प्रशंसा की, क्योंकि अगर ये नहीं हो पाता, मुद्रण नहीं होता, तो वो किताबें छापता कैसे, कैसे लोगों तक बताता कि ये चीजें गलत है, इसको आप लोग मत मानिए, है ना। इसकी एक छपी प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई, है ना, वहां के दरवाजे पे टांग दी गई। इसमें लूथर ने चर्च को शास्त्रार्थ के लिए खुली चुनौती दी थी और शीघ्र ही लूथर के लेख बड़ी तादाद में छापे और पढ़े जाने लगे और इसके नतीजे में चर्च में विभाजन होने लगा। और इसके नतीजे क्या हुए, चर्च जो है दो भाग में बट गया, है ना। एक जो पुराने बातों को मानने वाला था और एक जो है न्यू अब कल्चर जो अपना रहा है, जो कि गलत है, उसको कुरीतियां उसे हटाई। कुछ हफ्तों में लूथर के अनुवाद की 5,000 प्रतियां बिक गई और 3 महीने के अंदर दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। और लूथर ने कहा कि, क्या कहा बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जो मुद्रण है वो क्या है, ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को लिखना है। किसने कहा था ये वर्ड, मार्टिन लूथर ने कहा था कि जो मुद्रण है वो ईश्वर की दी हुई महानतम देन है ना। चलिए अब आगे यहाँ पे देखेंगे। वह मुद्रण के पक्ष में थे। उनका विश्वास था कि मुद्रण नए विचारों को फैलाने में मदद करती है, जिससे राष्ट्र का सुधार होता है। तो इस तरह से आप लोग इसको देख लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन था। इसके बाद अगर आप लोग को सिविक्स का क्वेश्चन चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट सिविक्स का क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट करिएगा, जल्द मैं उस वीडियो को लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।